नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तराखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस्ट। और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में शाम 4 बजे मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बैकलॉग को कम करने पर चर्चा की जा सकती है और यही नहीं, राज्य में 2 नवंबर से खोले गए स्कूलों के निर्णय के बावजूद निजी स्कूल संचालक अभी स्कूलों को खोलने में आनाकानी कर रहे हैं। इस पर भी मंत्रिमंडल अहम निर्णय ले सकता है। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच मेट्रो चलाने का खाका भी तैयार कर लिया गया है और इस प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सम्मुख भी इसको रखा जा सकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बैकलॉग को कम करने पर भी चर्चा की जा सकती है। वहीं सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया था कि स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन कोई निजी स्कूल है, कुछ निजी स्कूल ऐसे हैं जो नहीं खोल रहे हैं, उसमें आनाकानी कर रहे हैं। इस पर भी आज निर्णय ले सकते हैं सरकार। और इस वहीं हरिद्वार ऋषिकेश के बीच मेट्रो चलाने का खाका भी तैयार कर लिया गया है। इसका प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के सम्मुख आज रखा जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र राणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। जैसे कि शाम 4 बजे सीएम त्रिवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है और कई अहम प्रस्ताव पर जो है आज मोहर लगते थे। सबसे पहले जिस प्रकार से कोरोना के बाद जिस प्रकार से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 2 नवंबर से स्कूल खोले गए हैं, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि स्कूलों में जो है बच्चों की संख्या काफी कम आ रही है। कहीं ना कहीं जो अभिभावकों की जो आनाकानी और जिस का विरोध जो अभिभावक लगातार कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसका साफ असर जो है स्कूलों में देखने को मिल रहा है। बच्चे जो है काफी कम संख्या में वहां पर, हालांकि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं गाइडलाइन के तहत जो है वो पूरी व्यवस्थाएं स्कूल प्रबंधक के द्वारा और सरकार और प्रशासन के द्वारा की गई है, लेकिन बावजूद उसके बच्चे जो है कोरोना की डर के कारण जो कम दिखाई दे रहे। साथ ही जो उच्च शिक्षा में जो है दीपावली के बाद जो है स्कूल खोलने के जो निर्णय है इस पर मंथन हो सकता है कि क्या कॉलेज जो है वो खोले जाए, इस पर मंथन हो सकता है। और एक जो 9 नवंबर को एक बड़ी सौगात उच्च शिक्षा में राज्य सरकार देने जा रही है कि सभी जो 105 जो सरकारी कॉलेज है वहां पर मोबाइल 4G मोबाइल टावर जो है वो लगाए जाएंगे, ताकि बच्चों जो ऑनलाइन जो क्लासेस जिस तरह से चल रही है इसमें जो है पढ़ाई जी, तो इसको लेकर भी मंथन जो है सरकार वहां पर कर सकती है कि किस तरीके से जो है उन कॉलेजों में टावर्स लगाए जाएंगे, इस पर मंथन हो सकती है। वहीं जो हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच रोपवे और मेट्रो ट्रेनों को लेकर जो है जो खाता जो तैयार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है उस पर आज मंथन हो सकता है कि किस तरीके से जो है ये मेट्रो ट्रेन जो है हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच चलाई जाएगी और साथ ही रोपवे को किस तरीके से यहाँ पर लगाया जाएगा, इस पर जो है वो चर्चा हो सकती है। वहीं नर्सिंग विभाग की अगर बात की जाए तो जो नर्सिंग विभाग में जो खाली जो पद चल रहे हैं उसको लेकर लगातार मांगे जो है नर्सिंग विभाग के द्वारा जो लगातार उठाई गई है उस पर जो है, हालांकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ये कहा है कि जल्द जो है नर्सिंग की जो भर्ती है वो की जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर जो है कोई तैयारी दिखाई नहीं दी। लेकिन अब क्या देखा जा रहा है कि इस बार जो है बैठक में उस पर चर्चा मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा आज बैठक में हो सकती है। जी उपेंद्र, जिस तरह से लगातार पिछले 7-8 महीने से स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, उसके बाद सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन जो कांग्रेस है उसकी तरफ से, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अपने जीवन से बड़ी नहीं है शिक्षा, और स्कूलों का ये जो निर्णय है इसके लिए वो कहा गया था कि सरकार ने गलत निर्णय लिया है। वहीं जो निजी स्कूल हैं वो भी खोले नहीं जा रहे हैं, बच्चे इतने कम आ रहे हैं स्कूलों में, तो क्या लगता है क्या सरकार की तरफ से वापस स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा? देखिए, अभी जो सरकार का जो निर्णय लिया है वो सिर्फ बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए ज्यादातर ये निर्णय लिया गया। हालांकि जो विपक्ष जो है कांग्रेस भी लगातार इसका विरोध कर रही है कि जल्दबाजी जो है सरकार के द्वारा की जा रही है स्कूल खोलने को लेकर, लेकिन यह जो निर्णय है इसके लेकर कई अभिभावक जो है वो सामने भी आए हैं। उनका कहना है कि हाँ, बोर्ड की परीक्षाओं की जिस तरह से बाधित और पढ़ाई जिस तरह से बाधित हुई है, ऐसे में बोर्ड परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनको स्कूल भेजना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले समय में उनकी जो बोर्ड परीक्षाएं वो सही समय पर भी हो सके और जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो। क्योंकि कई जगह देखा गया कि उत्तराखंड के कई जो सीमांत जनपद है वहां पर जो है नेटवर्किंग की प्रॉब्लम हो रही है, जिसके चलते जो है ऑनलाइन क्लासेस सही तरीके से नहीं हो पा रही और समझने में भी बच्चों को काफी दिक्कतें हो रही है। तो इसके चलते जो है
सरकार ने ये निर्णय लिया था कि अभी जो है बोर्ड की परीक्षाओं जिसके जो बच्चे हैं उनको जो है स्कूल भेजा जाए। और हालांकि इसके अनुभव के बाद जो अन्य बच्चे हैं, जो अन्य क्लासों के बच्चे हैं, उनके लिए भी स्कूल खोलने के बाद जो है इस पर जो है निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हालांकि विरोध भी लगातार चल रहा है, तो आज क्या देखना होगा कि क्या कैबिनेट में सरकार इस पर फैसला लेती है कि स्कूल खोलने पर किस तरीके का निर्णय सरकार का रहता है, यह देखने वाली बात है। बिल्कुल, तो आज शाम 4 बजे के बाद ही पता चलेगा कि सरकार किन किन अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगा सकती है। उपेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। वही मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। मुख्यमंत्री ने स्थापना दिवस के कार्यक्रमों को राज्य मुख्यालय के साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में भी सादगी के साथ गरिमामय ढंग से आयोजित किए जाने पर बल दिया है। 21वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 8 नवंबर 2020 से 11 नवंबर 2020 तक देहरादून और अन्य जनपदों के मुख्य राजकीय भवनों को प्रकाशमान किया जाएगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम ने भी अपने कार्यालय और पर्यटक आवास गृहों को प्रकाशित किया जाएगा। वहीं 8 नवंबर को मुख्यमंत्री ने माउंटेन बाइक रैली का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि 9 नवंबर को स्थापना दिवस है और 20 साल पूरे हो जाएंगे उत्तराखंड के स्थापना हुए हुए। तो इसी के उपलक्ष्य में सरकार के द्वारा कई आयोजन किए जा रहे हैं। जो भी राज्य स्थापना दिवस के तहत सरकार की तरफ से रूपरेखा तय की गई है, जितने भी कार्यक्रमों की जो रूपरेखा तय की गई है उसमें जो भी मुख्यालय हैं उन्हीं सभी जिला मुख्यालयों में सादगी के साथ गरिमामय ढंग से स्थापना दिवस आयोजित किया जाएगा और सभी जो भी मुख्यालय हैं सभी मुख्यालयों के भवनों को प्रकाशमान किया जाएगा। बात कर ली जाए अगर गढ़वाल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम की, तो वो भी अपने कार्यालय और पर्यटक आवास गृहों को प्रकाशित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर खेद व्यक्त किया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि अर्नब की गिरफ्तारी प्रेस की आजादी पर कुठाराघात है। इमरजेंसी के दिनों की याद दिलाता ये घटना कांग्रेस की संस्कृति का परिचायक है। गौरतलब हो कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी डोईवाला विधानसभा के सभी क्षेत्रों में समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं। तो ऐसे ही सुदूरवर्ती क्षेत्र में अब पहुंचकर सीएम के ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने आमजन की समस्याओं को सुन रहे हैं और कई समस्याओं का निस्तारण भी मौके पर ही कर रहे हैं। ओएसडी देहरादून में डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र इठारना और गडूल पहुंचे और गडूल के गांव में पहुंचकर गांव के लोगों से उन्होंने मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। गांव के लोगों ने पानी, सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी की परेशानी से मुख्यमंत्री के ओएसडी के सामने ये परेशानी रखी। ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने तत्काल मौके पर जल निगम के अधिकारियों को बुलाया और समस्या के निस्तारण की बात कही। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके माध्यम से ही जो है सरकार हमारे द्वार पहुंची है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो है सरकार जितने भी हमारी जो परेशानियां हैं, गांव वालों की जो परेशानी है, आम लोगों की जो परेशानी है, जैसे ये मोबाइल कनेक्टिविटी का है, यहाँ पे जो इंटरनेट का बहुत दिक्कत है, सड़क का है, पानी का मामला है, उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी जो समस्या है सड़क और पानी की, और हमने जो जल निगम के अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, उन्हें हमने दिशा निर्देश दिए कि तत्काल उसमें कार्य शुरू कराएं ताकि जनता को पीने का पानी मिले। और जो सड़क की बात है, सड़क का हमने संज्ञान लिया है और हमने विभाग को भी निर्देश किया है कि सड़क का काम भी शीघ्र शुरू कराया जाए और एक गांव की सड़क है उसमें हम विधायक निधि से करवाएंगे। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज जो है पवार जी को लेकर के आप आए, मुख्यमंत्री जी के पीए को, और इसके लिए आप जो है कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। हमने उनको अपनी पूरी समस्याएं दिखा दी हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारी पूरी समस्याएं जो हैं
अधिकारी भी हैं जो कि अभी वहां जाकर के देख रहे हैं, देखने के लिए उनको कह दिया है और वो अभी जाएंगे। संतुष्ट हैं आप कार्रवाई से? फ्रांस के राष्ट्रपति की टिप्पणी पर उत्तराखंड पुलिस अलर्ट पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर डीजी अशोक कुमार ने जारी किया अलर्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति ने संप्रदाय विशेष पर टिप्पणी की थी और इस संबंध में सभी पुलिस कप्तानों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। खुफिया तंत्र को भी अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। धर्म गुरुओं के साथ बैठक और शांति व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं पौड़ी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूल खुलने के बाद भी जिला प्रशासन और जेल प्रशासन ने 2 कैदियों को स्कूल में ही रखा हुआ है। इन कैदियों को कोरोना संदेह होने पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय ओजली में रखा गया और जब सरकारी स्कूल खुल चुके हैं तो कैदियों को यहां से शिफ्ट कर देना चाहिए था, लेकिन इन्हें शिफ्ट करने की जहमत अब तक ना तो जिला प्रशासन ने उठाई और ना ही जेल प्रशासन ने। ऐसे में स्कूल खुलने के बाद स्कूल पहुंच रहे छात्र छात्राओं और शिक्षकों को कोरोना संक्रमण फैलने का डर सता रहा है। स्कूली छात्रों का पठन पाठन स्कूली के कक्षों में न होने के बजाय बाहर फील्ड में हो रहा है। वहीं छात्र कोरोना के भय से स्कूल के शौचालय तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इंटर कॉलेज है, उसमें कोरोना को देखते हुए हमने वहाँ पे कोविड प्रिवेंटिव डिटेंशन सेंटर बनाया हुआ है जेलर की रिपोर्ट के आधार पे। तो हमें प्रिंसिपल साहब का लेटर मिल गया, क्योंकि अब स्कूल खुल गई है तो हमने उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था वहीं पर खोज दिया है। तो तत्काल जो भी कैदी वहाँ पर रह रहे हैं उनको तत्काल शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि संक्रमण की स्थिति वहाँ पर इंटर कॉलेज में बच्चों के साथ ना रहे। तो इसमें व्यवस्था की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए कुलदीप बिस्ट हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। कुलदीप, पौड़ी के एक स्कूल में ऐसा मामला सामने आया है कि जब स्कूल बंद थे उस समय कैदियों को या फिर उन कैदियों को रखा गया था जो कोरोना से संक्रमित है। हालांकि अब उन कैदियों को वापस जेल में नहीं डाला गया। यहाँ पे किसकी गलती मानी जा रही है? क्यों जो जिम्मेदार महकमा है वो इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहा है? देखिए, पौड़ी में ये चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि देखिए किसी स्कूल में आप कहीं पॉजिटिव कैदियों को रखते हैं तो जो बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं उनको खतरा, बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। जो उनके परिजन हैं वो डरे हुए हैं, जो स्कूल प्रशासन है वो डरा हुआ है। जब ये खबर मीडिया में आई और जब हम वहाँ गए तो जो एसडीएम थे उनका कहना था कि इन कैदियों को जल्द से जल्द शिफ्ट कर दिया जाएगा और 1 या 2 दिन के अंदर कैदियों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। बड़ा सवाल ये जरूर है कि जब इनको पता था कि स्कूल अब 2 तारीख से खुलने वाले हैं, उसके बावजूद कि आपने वहाँ कैदियों को रखा हुआ है, बच्चों के जो जान में खतरा बन सकता था, आपने उसे उस समय नहीं देखा। और अब जब मीडिया इससे इन्वॉल्व हुआ, अब जाके उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। जी कुलदीप, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको क्लासेस के अंदर पढ़ाया नहीं जा रहा, कक्षों से बाहर खुले मैदान में पढ़ाया जा रहा है और शौचालय करने से वो बच्चे डर रहे हैं। क्यों बच्चों में अभी भी ये डर है? क्या यहाँ पे जो प्रशासन है वो कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाया कि बच्चे निडर होकर स्कूल आ सके और अपनी पढ़ाई कर सके? क्योंकि सरकार की तरफ से तो इसीलिए स्कूल खोले गए हैं। ये जरूर ये बड़ी बात है कि जो बच्चे हैं वो अपना जो पठन पाठन है वो बाहर कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी कक्षाएं हैं वहाँ कैदियों को रखा गया है। और सबसे बड़ी बात विषय ये है कि जो कैदियों के साथ जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, जो पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद हैं, वो बिना मास्क के वहाँ घूमते हुए नजर आएंगे। जी, आप विजुअल देख रहे होंगे तो वहाँ जो भी पुलिसकर्मी लगे हुए हैं वो फील्डों में बिना मास्क के घूम रहे हैं। और ये बिल्कुल सही संदेश नहीं जाता है प्रदेश सरकार के लिए कि किस तरह बच्चों के जान में इस तरह के प्रयोगों को कर रहे हैं कि आप किसी भी स्कूल में कैदियों को रख दें और बच्चों की जो जान है उस पे आ पड़े। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से स्कूल में पुलिस भी बिना मास्क के घूम रही है, उसके बाद जो छात्र हैं उनको भी डर लगता है कि क्यों बाहर जाएंगे और जब वो घर में रहकर सुरक्षित है वो स्कूल जाके क्यों पठन करेंगे। कुलदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। दीपावली में नगर के बाजार कोरोना से पहले खचाखच भरे होते थे, लेकिन इस दीपावली और करवा चौथ पर बाजार में भी भीड़ देखने को नहीं मिल रही। कोरोना काल में जहां देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डला है और उसका प्रभाव छोटे बड़े दुकानदारों पर भी भारी पड़ रहा है। दुकानदारों की हालत खस्ता हो चली है। दुकानदारों की माने तो त्योहार के इस सीजन में भी बाजारों की रौनक बेहद चिंताजनक है। इस बार जो है अब पब्लिक जो है काफी डरी हुई है, काफी सहमी हुई है और त्योहारों पर भी काफी फर्क पड़ रहा है। पिछले साल से 30-40% का करीब करीब कमी आ रही है व्यापार में।
लोग घरों से निकलने में, भीड़ लगाने में, दुकानों में संकोच कर रहे हैं। उसकी वजह से जो है काफ़ी जो है इस बार व्यापार काफ़ी कम चल रहा है। दिवाली को देखते हुए हम लोगों ने भी तैयारी करी है। पिछले सालों की अपेक्षा में इस बार 50% ही माल हम लोग इकट्ठा कर रखे हैं और देखिए अब आगे जो भी होता है। ऑनलाइन का तो सर बहुत ही फर्क है, बहुत फर्क पड़ गया सर। उससे तो कम से कम व्यापार आधे हो गए समझ लीजिए। और आज से अगर 10 साल के पहले के रिकॉर्ड उठा के देखेंगे और आज के रिकॉर्ड देखेंगे तो 50% डाउन है, जबकि मनी वैल्यू बढ़ गई है। वो सब होने के बावजूद भी हम लोग उतने कवरेज नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी काम इफेक्ट हो गया, स्पेशली जो फर्स्ट 1 मंथ जो बिल्कुल लॉकडाउन हो गया था उसका इफेक्ट तब तो पता नहीं चला। उसके बाद अब पता चल रहा है उसका क्या इफेक्ट हुआ था, उसकी वजह से कितना नुकसान हो गया है। अभी भी जितना काम यूजुअली एक साल में या त्योहार के टाइम पे होता था उससे बिल्कुल हाफ काम हो गया है। तो नुकसान तो है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वैरायटी लाएं और लोग उससे अट्रैक्ट होके मार्केट में आए और कुछ खरीदारी करें, और जिससे हमारा भी चलता रहे काम और उनको भी अच्छी चीज़ें मिलें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश जोशी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दिनेश, पिछले साल तक जहां दीपावली और करवा चौथ के टाइम पे बाजारों में रौनक होती थी, इस बार वो रौनक नहीं दिख रही है। इस बार लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या वहां पर भी ऐसे ही हालात है कि कोरोना के डर से लोग बाहर नहीं निकल रहे? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी लोगों के दिलों में इस कदर व्याप्त है कि लोग अभी भी बाजारों की तरफ नहीं निकल रहे हैं। भले ही जो पर्यटन सीजन के दौरान या वीकेंड के दौरान दिल्ली, मुंबई आसपास के पर्यटक स्थल छोटी संख्या में नैनीताल की तरफ रुख कर रहे हैं, तो वहीं लेकिन अब जब नैनीताल का स्थानीय कारोबारी, जिसको सबसे ज्यादा उम्मीद होती है कि कोई तीज त्योहार या सीजन आए जिसमें उनको फायदा मिले, लेकिन अब आज करवा चौथ का समय है, उसके बाद अब दिवाली का समय है, तो उससे छोटा व्यापारी काफी उम्मीद लगाए बैठा था। वहीं होटल कारोबारी उम्मीद लगाए बैठा था कि लोग इस दौरान नैनीताल का रुख करेंगे, जो लोकल लोग हैं वो घरों से निकल के सामान की खरीदारी करने आएंगे, लेकिन कोई भी लोग जिस तरह से खरीदारी करने आते थे वो नहीं आ रहे। इक्का दुक्का लोग ही बाजारों का रुख कर रहे हैं, जिससे जो व्यवसायी है उनको बहुत बड़ी मार पड़ी है। और नैनीताल की हम सहीताल मार्केट की बात करें, मलिका बाजार की बात करें या मॉल रोड की तरफ जितने भी व्यवसायी हैं, ये सारी दुकानें बंद हैं, जिससे छोटे कारोबारियों पर बहुत बड़ी मार पड़ी है। जी दिनेश, क्या जो व्यापारी है वो भी उनका क्या कहना है कि कोरोना के डर से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, बाजारों में लोगों की भीड़ दिखाई नहीं दे रही जिस तरह पहले रौनक हुआ करती थी? एक बार अपना सवाल दोहराएंगे, आवाज तो अपनी है भाई। जो व्यापारी है उनका क्या कहना है, क्या कह रहे हैं वो कि क्या लोग जो अनलॉक जब हुआ था उसके बाद धीरे धीरे बाजारों में रौनक लौट रही थी, लेकिन क्या वैसी रौनक दोबारा नहीं लौटी है जो पिछले साल तक थी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जैसे कोविड के बाद हल्का हल्का बाजारों में एक बार फिर पर्यटक लौटने लगे थे, लोग लौटने लगे थे, लेकिन अचानक से जिस तरह से नैनीताल विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ी है और ठंड के बाद कोरोना संक्रमण तेजी से पहाड़ों की तरफ बढ़ा है, तो उसी का लोगों में इतना डर है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। और यही कारण है कि आज पूरा बाजार खाली है। और साथ ही जो कारोबारी उम्मीद कर रहे थे कि उनको कुछ फायदा होगा, दुकानें खुलेंगी, तो लेकिन उनको ऐसा कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल दिनेश, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ऋषिकेश में कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से अपने पांव पसार रहा है। लोग लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश देहरादून राजमार्ग पर नटराज चौक से आगे पानी पोखरी तक जंगल का एरिया पड़ता है, जहां पर जंगली जानवर अक्सर चहलकदमी करते हुए दिखाई देते हैं। जंगल का क्षेत्र सुनसान होने के कारण बड़े बड़े अस्पतालों से निकाली गई गंदगी को और इस्तेमाल की गई मेडिकल सामग्री को और लावारिस लोगों के कपड़े और सामान को कुछ लोगों ने जंगल में डाला जा रहा है। किस कारण जंगल में काफी गंदगी फैल रही है। वहीं रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की रामपुर चुंगी के पास मछली मोहल्ला रोड पर बीते रोज दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से गंभीर हालत को देखते हुए हायर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों पक्षों के बीच हुई जबरदस्त मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर किस तरह से धारदार हथियार से वार करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी मिली है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया है।
वहीं कोरोना संक्रमण काल में सबसे ज्यादा उन लोगों को खतरा बना हुआ है जो शरीर के अन्य रोगों से जूझ रहे हैं। वहीं गुर्दों का रोग, हृदय रोग, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप वाले मरीजों को कोरोना संक्रमण होने पर ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण में मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन्हीं रोगों के कारण अधिकतर मरीजों की जान चली गई है। और सीधे चलते हैं बिहार, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली को संबोधित कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हजारों वर्षों की हमारी विरासत एक साथ हमें जोड़ती है। अयोध्या को इस धरती के साथ जोड़ती है, उत्तर प्रदेश को बिहार के साथ जोड़ती है। और यही कारण है कि आज भी पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निवास करता है या भारत के प्रति, भारत की परंपरा के प्रति जिनके मन में निष्ठा है, आस्था है, वे सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और मां जानकी के प्रति वही श्रद्धा और विश्वास का भाव रखते हैं जो आप रखते हैं, जो मैं रखता हूं। ये हम सब के लिए गौरव का बात क्षण है। और यह वर्ष हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जब भी मैं बिहार में आता था, मिथिलांचल क्षेत्र में आता था, मधुबनी में आता था, लोग मुझसे एक बारे में पूछते थे कि योगी जी आप लोग चुनाव में आते तो हैं और हर बार एक आह्वान करते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या इसकी तारीख भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि 5 अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। और यही कारण है कि अब हर तबके का व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ कह रहा है, माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवानों का समर्थन मिल रहा है, इस विश्वास के साथ कि मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखा दिया है, इसलिए समर्थन भी उन्हें ही प्राप्त होना चाहिए। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, ये 500 वर्षों के तीस थी, भारत के हर नागरिक की, हर श्रद्धालु की तीस थी। अयोध्या में ये काम होना ही चाहिए और वह कार्य करके दिखा दिया ना। तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है, परेशान है। और भाइयों बहनों, कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में आप सबने जिस उत्साह, जिस उमंग के साथ सहयोग किया है, अभी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता से यही अपील किया है, जब तक बीमारी पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, जब तक दवा और वैक्सीन आपके पास नहीं पहुंच जाती है, तब तक बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका भी हम पालन करें। याद करिए किस मजबूती के साथ देश की लड़ाई को प्रधानमंत्री मोदी जी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये लड़ाई में इस देश की जनता जनार्दन का जब आशीर्वाद
प्राप्त होता है, तब यह देश अपनी इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाता है। तब प्रधानमंत्री मोदी जी इस लड़ाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। याद करिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उस समय देश की जनता के सामने उन्होंने वायदे किए थे। उन्होंने कहा था तब, मैं जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर, मत और मजहब के आधार पर नहीं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए मैं काम करूंगा। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा किस मजबूती से काम किया है। आज देश के अंदर बिना भेदभाव के 3 करोड़ गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करा देना, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करा देना, 8 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध करवा देना, 10-12 करोड़ गरीबों के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिला देना, 8 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन देकर के आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना और भाइयों बहनों 35 करोड़ गरीब महिलाओं के बैंक में अकाउंट खुलवाने की व्यवस्था करना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर करना और 80 करोड़ गरीबों को इस कोरोना कालखंड में निःशुल्क राशन दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मोदी जी ने योजनाओं का लाभ सबको दिया, न जाति का भेद, न मत और मजहब का भेद, न क्षेत्र और भाषा का भेद। मोदी जी ने तो कहा सबका साथ, सबका विकास। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो मधुबनी में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रैली कर रहे थे। और इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।